तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ UP TGT एंड PGT एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रोडक्शन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन जो है आपकी कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होता है। एक प्लेस यूटिलिटी होता है, एक टाइम यूटिलिटी होता है, एक फॉर्म यूटिलिटी, एक पोजीशन यूटिलिटी। तो जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सी यूटिलिटी को क्रिएट करता है? वो फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है आपका? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बताया जाता है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में। यानी जो है आपने क्या इनपुट लगाया और क्या आपका आउटपुट आया। सपोज P इज़ व्हाट आउटपुट एंड इज़ द फंक्शन ऑफ जो आपका इनपुट क्या है। इनपुट जो है आपका लैंड है, ठीक है, लेबर है और कैपिटल है, ठीक है, और ऐसे ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या है, इनपुट है। एज अ इनपुट आप लगा रहे हैं ना, आपका आउटपुट P के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पर ये आपका इनपुट और आउटपुट का जो है क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द प्रोडक्शन इज स्टॉप। तो कौन सा कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहता है? वो आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आप फिक्स कॉस्ट को देखोगे तो ये जो है आपका कांस्टेंट रहता है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करोगे तो ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का जो है ग्राफ है। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल टू आउटपुट एक्सेस होता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच फर्म्स इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। कौन सा क्वांटिटी होता है कमोडिटी का जो फर्म जो है चाहती है प्रोडक्शन करना एंड सेल करना। ठीक है, उसको ऑफर करती है सेल करने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंडिविजुअल हम लोग सप्लाई कहेंगे उसको। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच फर्म इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करना चाहती है एंड ऑफर फॉर सेल। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका याद रखिएगा कि इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। एरिया के हिसाब से मार्केट जो है आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो याद रखिएगा 3 पार्ट में यहाँ पर एरिया के आधार पे जो है आपका मार्केट डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 आपके जो है टाइप्स होते हैं? तो नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एंड लोकल मार्केट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हमारा जो मार्केट है वो 3 पार्ट्स में होता है। एक आपका लोकल मार्केट, दूसरा है आपका नेशनल मार्केट, ठीक है, और तीसरा है आपका इंटरनेशनल मार्केट। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है टोटल इनपुट इज़ मैक्सिमम व्हेन। टोटल इनपुट आपका मैक्सिमम कब होता है? तो याद रखिएगा जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तब आपका जो टोटल इनपुट होता है वो क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ग्राफिकली समझेंगे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है, और जस्ट इसके आप पैरेलल अगर आप एक और ग्राफ बना रहे हो, रुकिए फिर से मैं बना देती हूँ उसको। सपोज़ ये आपका टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर TP है आपका, यहाँ पर पर्टिकुलर आपका टोटल इनपुट है। ठीक है, लेबर इनपुट पर वीक है। ठीक है, यहाँ पर लेबर आप लगा रहे हो, और यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का ये ग्राफ गया है। ठीक है, सपोज़ इस तरीके से गया है। तो जस्ट इसके आप सामने देखोगे ना तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो आपका जो टोटल इनपुट है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम। आप मैक्सिमम टोटल इनपुट यूज़ करते हो तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सा इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मेनी प्रोड्यूसर्स होते हैं, आपका
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होता है वो आपका होता है, यहाँ पर एब्सेंस नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब गलत है ये, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपका पाया जाता है इस वाले केस में। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को कि हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पर जो है लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब यहाँ पर आप रियलिस्टिक एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपके मार्केट में जो है कॉफ़ी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर क्या होता है कि उनका फ्लेवर अलग होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके भेजा जाता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लोग, एडवर्टाइज़ करके। पर यहाँ पर तो एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग लिखा, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 67 का ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइस फॉर सेलिंग सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइजेस इज़ नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, अगर हम प्राइस जो है फॉर सेलिंग के लिए हम देखते हैं इस एक ही कमोडिटी को डिफरेंट सेलिंग प्राइजेस पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा डिफरेंशियल प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक ही कमोडिटी को, सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्राइजेस पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है डिफरेंशियल क्या प्राइसिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एआर ऑफ द फर्म एंड डैश एक्ट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करता है फर्म, तो जब आपका एवरेज जो है कॉस्ट जब एक्सीड कर जाता है ना, जब आपका याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट को क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, तब हमें जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन में। आप सभी को पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में एआर, प्राइस और एमआर तीनों जो हैं बराबर होते हैं, है ना। ये तीनों चीज़ आपके जो है पैरेलल होते हैं। ठीक है, और आपका एमसी नीचे से कट करता है एमआर को, ये आपका एमसी हो गया। और अगर आपका इस तरीके से ये हमारा एआर है। ठीक है, सपोज़ आपका कॉस्ट जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो, वो नीचे से अगर जाए, है ना, वो आपके नीचे से कहीं जाएगा, तो आप देखोगे कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आपके कॉस्ट के। सपोज़ कि ओ और पी आपका जो है क्या है, ये वाला पॉइंट आप पी ले लीजिएगा, ओ पी जो है आपका रेवेन्यू है, एंड आपका जो कॉस्ट लग रहा है, सपोज़ ये ए सी एवरेज कॉस्ट, आपका कॉस्ट जो है ओ क्यू लग रहा है ना। तो आपका जो इतना प्रॉफिट ये हो रहा है, ये कौन सा प्रॉफिट है आपको, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा जो है आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है, मैन फर्म आंसर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर जो होता है फर्म का, वो क्या होता है आपके एक्सीड कर जाता है आपके एवरेज कॉस्ट कर्व को, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व के ये क्या हो गया, ऊपर है आपका ए आर कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बी। 70 को देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन को। तो रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेदर देर इज़ अ सेलर एंड देर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट टू द कमोडिटी सोल्ड बाय द सेलर। तो यहाँ पर जो है आपका याद रखिएगा मोनोपोली के केस में कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, नो क्लोज सब्सिट्यूट। मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है। ठीक है, ये आपका सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नो क्लोज सब्सिट्यूट, कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है गुड्स का। ठीक है, नो क्लोज सब्सिट्यूट। और याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर सेलर है, ठीक है, वो सेलर जो है डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है डिफरेंट क्लास के लोगों से। जैसे आप देख सकते हो रेलवेज़ में क्या है कि हम एक ही कमोडिटी का डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। जैसे आपके देखते हो ना कि उसमें स्लीपर क्लास भी होता है और आपका एसी भी है, एसी में भी 3 टियर्स है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर लेता है, एंड प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका कंट्रोल होता है। ये ही आपका जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है, मतलब यहाँ पर जो फर्म होती है एज ए इंडस्ट्री के रूप में, यानी प्राइस इंडस्ट्री के रूप में जो है कार्य करती है। और याद रखिएगा कि जो फर्म होती है वही क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, ना कि टेकर। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। कैश मनी इज़ रिलेटेड बाय, तो कैश मनी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कैश मनी जो है कौन प्रोवाइड करता है, आपका सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि मनी वो है जो मनी
क्या कर सकती है, कर सकती है। तो ये जो है वाकर का डेफिनेशन है, ठीक है, कि आपके वॉकर के द्वारा कहा गया है मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है आपका 72 का, तो याद रखिएगा बी। ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज, क्या आपका ट्रेडिशनल फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट डिपॉजिट। सबसे पुराना फंक्शन यही है कि वो डिपॉजिट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे आपका क्रेडिट क्रिएशन भी है, लॉकर की फैसिलिटी देना, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन में आता है, ठीक है। और क्रेडिट क्रिएशन करना वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, चेक को इशू करना ये भी आपके यूटिलिटी फंक्शन में आता है। तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को जो एक्सेप्ट करता है ये इसका सबसे पुराना कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इज डैश इज अमॉन्ग द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कौन सा इसमें जो है क्वांटिटेटिव आपका मेथड है, तो याद रखिएगा बैंक रेट पॉलिसी जो होती है वो आपकी क्या होती है, आपका क्वांटिटेटिव मेथड होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का दो मेथड होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ पर जो 3 दिए हुए हैं ये हमारे जो है क्वालिटेटिव है, ओके। क्वालिटेटिव में मोरल सुएशन होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन ले सकती है आपका जो है आरबीआई। एंड जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है, जैसे सपोज एक ही सेक्टर के लिए सारा क्रेडिट मतलब जो लोन देने का फैसिलिटी है इंडस्ट्रियल के लिए, तो जो है क्या करती है ना आरबीआई की एक्शन लेती है, बोलती है नहीं सारे सेक्टर्स को जो है लोन दिया जाएगा। तो ये सब जो एक्शन है ये क्वालिटेटिव है। पर बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट है ना, वो सारे जो रेट है वो आपके क्वांटिटेटिव मेथड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय, तो सिक्योरिटी मार्केट जो है इंडिया में उसको कौन रेगुलेट करता है, तो याद रखिएगा इसको सेबी रेगुलेट करती है। इसका जो स्थापना हुआ है वो 1992 में हुआ है और इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 76 है डैश मार्केट इज़ नेवर सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वो ऐसा मार्केट जो कि कभी भी सेंटर सिस्टम नहीं होती आपके फाइनेंशियल सिस्टम का। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मनी मार्केट। कभी भी ये सेंट्रल नर्व सेंट्रल आपका फाइनेंशियल सिस्टम का नेवर मतलब अभी कभी नहीं होती है, ओके। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन है आपका, तो एडम स्मिथ आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ज़रा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज एन एक्ट यूज गुड एंड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई और वांट। कौन सा इसमें आपका जो है गुड्स एंड सर्विस है जो कि सेटिस्फाई वांट को करता है। तो यहाँ पर 78 का है कंजप्शन। कंजप्शन एक ऐसा एक्ट है जो कि गुड्स एंड सर्विस से वांट को सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसिन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिमांड इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड। तो कौन सा आपका डिमांड जो होता है वो डायरेक्ट डिमांड के अंतर्गत आता है, तो ऑटोनॉमस डिमांड को हम लोग डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टोटल आउटले मेथड मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा जो है आपका टोटल आउटले मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा टोटल आउटले को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ये आपकी किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। व्हेन टू एंड मोर डिफरेंट गुड्स आर प्रोड्यूस टुगेदर बाय अ सिंगल फॉर्म इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर 82 का क्या हो जाएगा आपका जॉइंट सप्लाई बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। कौन सा आपका गिफ्ट है नेचर का, तो लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने स्टेजेस हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 3 जो है स्टेज होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपके पेपर में से प्रश्न बनता है। जब आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखेंगे तो बेसिकली इसमें 3 जो है आपके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज में आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग हमारा रिटर्न मिलता है, दूसरा होता है आपका डिमिनिशिंग, एंड तीसरा आपका होता है नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 रिटर्न मिलता है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहला आपका इंक्रीजिंग,
दूसरा आपका डिमिनिशिंग, एंड तीसरा आपका जो होता है नेगेटिव। ओके, याद रखिएगा इसको। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको कंसीडर किया जाता है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 85 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जब आपका किस मीन्स से हमारा जो फिजिकल इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम जो बोलते हैं वो हमारा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन में इनपुट को आउटपुट में। डैश इज द कॉस्ट इज़ नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव कॉस्ट होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन होता है। ठीक है, 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडिशन कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशन यूनिट ऑफ आउटपुट इज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी एडिशन कॉस्ट जो होता है इनकर किया जाता है तो प्रोड्यूस एडिशन यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, वैसे वैसे एडिशनल कॉस्ट भी हमें ज़्यादा लगने लगती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइम। टाइम एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो मार्केट है वो कितने भागों में विभाजित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 पार्ट्स में विभाजित है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर इसको समझे कि टाइम एलिमेंट के बेसिस पे कैसे मार्केट क्लासिफाइड है, तो यहाँ पर टाइम एलिमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, शॉर्ट पीरियड, एंड तीसरा आपका क्या है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आपका क्लासिफाइड है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। द कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस व्हेन बेसिक फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर नॉट प्रेजेंट। तो आपका इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का नहीं। तो इसके पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन जान लेना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली क्या होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, साथ साथ आपके जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। आप जो है फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट यहाँ पर होता है, फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट। ठीक है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो और एग्ज़िट भी ले सकते हो। फिर और एक चीज़ होती है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो आपका फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस टेकर होता है, यानी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर, यानी डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार जो है आपका प्राइस डिसाइड होता है। तो जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे कई फीचर्स है आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। तो कौन सा इसमें जो है आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऐसा कोई फीचर नहीं होता कि प्योर, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो उसका अलग फीचर है वो आपको पता है। 91 का देख लेते हैं। द स्टेट दैट बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये जो है किसके द्वारा, कौन सा लॉ है ये। ठीक है, तो ये ग्राहम्स का लॉ है। ठीक है, ग्राहम्स के लॉ ने क्या कहा, ऐसा कहा कि बैड मनी जो डिराइव होती है गुड मनी से, ठीक है, आउट ऑफ सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी इज़ एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा ये जो है आपको दिया जाता है, तो फिशर के द्वारा। पर फर्स्टली ये जो दीवान जट्टी थे उनके द्वारा ये जो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी दिया गया था। अकाउंट कैन बी ओपन बाय द बिजनेस पर्सन। तो बिजनेस पर्सन के द्वारा कौन सा अकाउंट खोला जाता है आपका, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप करंट अकाउंट खोलते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशन, तो कौन से सन में आपका जो है आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1935, 1 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। एंड जो है याद रखिएगा
कि हिल्टोंग यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कौन सा एक्ट था आपका? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 1934 आरबीआई का जो एक्ट था उसके अनुसार हुआ था। और कौन से कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया था? तो आपके याद रखिएगा कि आरबीआई को जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हिल्टोंग यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ है। ठीक है, हिल्टोंग यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टोंग यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ है। और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ है आपके सेंट्रल बैंक का, वो कब हुआ है? 1949 में। वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ वॉज डिफाइंड बाई, वेल्थ को किसने जो है डिफाइन किया है? तो यहाँ पर जो है आपका एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ को डिफाइन किया गया है। एडम स्मिथ ने जो है बोला है, मतलब इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन ना, तो ये आपका जो है एडम स्मिथ के द्वारा ही डिफाइन किया है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 96 का ए हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, आपको पता है कि आपकी इनकम C+S यानी ये कंजप्शन है और ये आपका क्या है? सेविंग है ना। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो आपका मतलब अगर आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, मतलब इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया, तो आपका क्या बचेगा? कंजप्शन ही तो बचेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द मीन्स ऑफ डिज़ायर बैक्ड बाई नेसेसरी परचेजिंग पावर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड मीन्स ऑफ डिज़ायर बैक्ड बाई नेसेसरी परचेजिंग पावर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इफ़ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर कौन सा आपका सप्लाई होगा? तो याद रखिएगा कि आपका यूनिटरी इलास्टिक होगा, क्योंकि दोनों में एकदम सेम अमाउंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, आपके सप्लाई में भी और आपके प्राइस में भी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, अभी मैंने इसको बताया था आपको कौन सी यूटिलिटी जो है क्रिएट करता है, तो फॉर्म यूटिलिटी ना। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डेवलप किया गया है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया है। द एवरेज डैश एंड आउटपुट हैव इनवर्स फंक्शनल रिलेशनशिप, कौन सा मतलब आपका कॉस्ट है जिसके बीच में आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप आपका इन्वर्स होता है? तो 101 का जो होता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर डिवाइडेड इनटू टू डैश पार्ट, तो आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वो कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है? तो याद रखिएगा आपका 2 पार्ट में। ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन द मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप, जो आपका अगर कंपटीशन के आधार पे देखा जाए तो मार्केट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो आपका 2 पार्ट्स में होता है। एक आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा क्या होता है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में आपका जो होता है आपका डिफरेंट टाइप्स का, जैसे मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली आ जाता है, और एक आपका मोनोपोली होता है, वो आपका अलग से होता है। डैश मीन्स अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी कहाँ पर जो है आपका कंपटीशन एब्सेंट होता है? तो याद रखिएगा मोनोपोली में, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सेलर है ना, सिंगल सेलर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई इज़ कॉल्ड एज, तो कौन सा ऐसा रेट है जिसपे से कि कमर्शियल बैंक बोरो करती है आरबीआई से? तो 105 का आपका डी हो जाएगा, तो बैंक रेट से बोरो करती है। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्राइस इज़ द प्राइस मेकर, जो आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कौन जो होता है आपका प्राइस मेकर होता है? तो याद रखिएगा कि इंडस्ट्री में जो होता है हमारा प्राइस मेकिंग होता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ नोन एज, को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग रन प्राइस इक्विलिब्रियम को, तो याद रखिएगा नॉर्मल प्राइस कहते हैं। ठीक है, डैश इज क्वालिटेटिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बाई कमर्शियल बैंक, यानी आप सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर कौन सा है? तो मोरल सुएशन है। ठीक है,
मोरल सुएशन है। बैंक रेट में जो है आपके बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो होता है गवर्नमेंट का जो बॉन्ड शेयर डिवेंचर, मतलब आपका जो गवर्नमेंट की जो है पेपर्स होते हैं उसको सेल किया जाता है ना। और CRR आपका जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है बैंक को, कहाँ, RBI के पास। डैश वॉज स्टैब्लिश एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। एपेक्स बैंक स्टैब्लिश किया गया आपके इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका IDBI है। अब IDBI की स्थापना कब हुई है इसको आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड डैश मार्केट। किस किस मार्केट में आपका क्लासिफाइड किया गया है, तो एक आपका जो है मनी मार्केट एंड एक कैपिटल मार्केट में जो है आपका क्लासिफाइड किया गया। तो फाइनेंशियल मार्केट का 2 पार्ट होता है, एक आपका मनी मार्केट और एक आपका कैपिटल मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया मनी मार्केट इन डैश इन जनवरी। कब हुआ था आपका कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस, तो 111 का याद रखिएगा कि 1990 के आसपास जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पे कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे CUET में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के प्रिपरेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करें और लाभ उठाएं, अपने तैयारी को सुदृढ़ करें, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।